हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर फाइन. टुडे विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग. तो आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइस, दैट इज योर अर्ली एज अकाउंटिंग डेवलपमेंट एंड द सेकंड वाज मॉडर्न एज अकाउंटिंग डेवलपमेंट. इन अर्ली एज मैंने, अगर आपको याद होगा, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम मेसोपोटामिया. तो वहाँ से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी, वहाँ से डेवलपमेंट्स का सिलसिला चलता रहा. इन 17,500 BC में जो वहाँ पे मेसोपोटामिया जो क्ले टोकन्स का यूज़ हुआ था टू रिप्रेजेंट गुड्स, एनिमल्स और एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ठीक है बेटा. फिर उसके बाद जो अर्ली एज का जो एंड था, दैट वाज, अगर आपको याद है, चंद्रगुप्ता जो मिनिस्टर था कौटिल्य, तो उसने जो एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र. ठीक है बेटा. अर्थशास्त्र में एक बुक जो इसने लिखी थी, हालांकि बुक था पॉलिटिकली, दैट वाज रिगार्डिंग टू द पॉलिटिक्स, बट उसमें एक चैप्टर दिया गया था रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था बाय कौटिल्य, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ जो अर्ली एज में हम देखते हैं, अर्ली एज वाज नॉर्मली बेस्ड ऑन सिंगल सिस्टम. ये किस पे बेस्ड था? सिंगल सिस्टम. और इसको हम बेटा कहते हैं देसी सिस्टम. ये अर्ली एज जो था हमारा देसी सिस्टम था. और उसके बाद मॉडर्न एज में और एक इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट एज बनी अकाउंटिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बनी अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इटालियन का डेवलपमेंट था बाय वे ऑफ लिको पैशुलिया, हु इज कंसिडर्ड टू बी एज फादर ऑफ मॉडर्न, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. तो 1494 में इसने जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया रिगार्डिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ने हमें यही सिखाया, जब भी आप कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, उस चीज को आपको रिकॉर्ड करना है बाय यूजिंग टू इफेक्ट्स. द वन वाज डेबिट, अनदर वाज क्रेडिट. दैट वाज डेबिटोरियो एंड क्रेडिटोरियो. इन इटली इट वाज नेम्ड एज डेबिटोरियो एंड क्रेडिटोरियो. एंड वहीं से हम डेबिट DR एंड क्रेडिट CR फाइंड आउट किया हमने. ठीक है बेटा. तो चूंकि जो यहाँ पे लिमिटेशंस थी, तो वो तो मॉडर्न एज ने ओवरकम कर ही दी बाय द वे ऑफ लिको पैशुलिया, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन था. उसके बाद उसने एक इंपॉर्टेंट चीज जो दी थी, दैट वाज मेमोरेंडम डे बुक, जिसको हम डे बुक भी या जर्नल के नाम से भी जानते हैं. तो जर्नल में इन्होंने क्या कहा था? जर्नल में हमने जितने भी आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हो उसको रिकॉर्ड करो. फिर उसके बाद मंथली बेसिस पे उसने लेजर का जिक्र किया था, आप मंथली बेस पे लेजर प्रिपेयर कर लो. फिर लेजर से आप ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर कर लो. फिर उसने एक कॉमन सेंस की बात जो की थी, कहा था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं निकल रहा है, कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस के रिजल्ट्स गलत आ रहे हैं, तो इट मीन्स आप या तो लेजर में गलती कर रहे हो या तो आप कहीं जर्नल में गलती कर रहे हो. ठीक है बेटा. तो ट्रायल बैलेंस की गलती आपको कहां देखनी है? यू हैव टू फाइंड आउट दैट मिस्टेक इन योर जर्नल और इन योर लेजर अकाउंट्स. ठीक है बेटा. तो ये तो सिलसिला था कहां तक? अर्ली एज से लेकर मॉडर्न एज तक. बट अकाउंटिंग में इस वजह से उतना डेवलपमेंट तो आया, डेवलपमेंट यानी कि अकाउंटिंग थोड़ी हमारी सोफिस्टिकेटेड बन गई. बट जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था, पर जितने भी अकाउंटेंट्स थे, उनको अब पहचान चाहिए थी. क्योंकि अकाउंटिंग जो हम करते थे, अकाउंटिंग बिजनेस में होता रहता था, बट जो भी जितने भी अकाउंटेंट्स थे, अब उनको पहचान चाहिए थी. पहचान मीन्स रिकॉग्नाइजेशन चाहिए था, उनको रेस्पेक्टेबिलिटी चाहिए था. जैसे कि हम डिपार्टमेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल की बात करेंगे, तो वहां पे अगर हम एक डॉक्टर की बात करेंगे, डॉक्टर का एक रिकॉग्नाइजेशन होता है, उसका एक रेस्पेक्टेबिलिटी होता है. उसी तरह अब यहां पे मॉडर्न एज से ये लिमिटेशन फाइंड आउट हुआ कि यहां तक तो डेवलपमेंट हुआ, बट एक अकाउंटेंट को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला. एक जो अकाउंट्स मेंटेन करता था बिजनेस का, जो आपको बता देता था, यानी कि जो हकीकत में असल काम करता था, जो आपको बता देता था आपके बिजनेस के कितने प्रॉफिट्स हैं, आपके बिजनेस के कितने लॉसेस हैं, आपके बिजनेस के कितने इनकम्स हैं, आपके बिजनेस के कितने गेन्स हैं, ये तो आपको हर एक चीज बता देता था. लेकिन इस बेचारे को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही. तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए इन्होंने क्या किया? तो हमारा जो उसके बाद जो टर्म, यानी कि हमारे को उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ अकाउंटिंग में, दैट वाज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. वो हमारा क्या डेवलपमेंट था? इंस्टीट्यूशनल. इन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1854. 1854 में पहला इंस्टीट्यूट अकाउंटेंट्स के लिए बनाया गया इन स्कॉटलैंड. ये बेटा आपको याद रखना है, स्कॉटलैंड में सबसे पहला इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया.
व्हाट वाज द रीजन, क्यों इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के बाद जिक्र कर लेंगे। सर ये इंस्टीट्यूशन होता क्या बेटा, देखिए हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज को डेबिट कर रहे हैं, किसी चीज को क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम खुद ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन गेन्ड थ्रू पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जितने भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उस वजह से हम किसी चीज को डेबिट कर रहे हैं, किसी चीज को क्रेडिट कर रहे हैं। हम राइट साइड में क्रेडिट लिख रहे हैं, राइट साइड में डेबिट। ये कुछ एक्सपीरियंस है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है बेटा। तो हम ऐसे ही नहीं करें, इसके पीछे कोई लॉजिक एंड रीजन है। इसी तरह अगर हमने ये इंस्टीट्यूशन अब बना लिया, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द इंस्टीट्यूशन, क्यों ये इंस्टीट्यूशन वजूद में। अगर अकाउंटिंग होती थी, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो क्या वजह था इंस्टीट्यूशन लाने का। तो इंस्टीट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट मकसद होता है ताकि जितने भी हम रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, मेथड्स की बात करते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस फ्रेम आउट करते हैं। इन्हीं का काम होता है, ये रिसर्चर्स होते हैं वहां पे, इनका काम होता है मेथड्स, रूल्स एंड पॉलिसीज बनाना। किनके लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब यहां पे देखिए मैंने बोला कि उसके बाद अब अकाउंटेंट्स को क्या चाहिए थी, पहचान चाहिए थी, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए थी। तो इन स्कॉटलैंड इन 1854 पहला इंस्टीट्यूशन बनाया गया अंडर द प्रॉपर गाइडेंस या अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया थी उस टाइम, यानी कि उसके किंगडम में क्या हुआ, A group of accountants had visited the kingdom of Queen Victoria। वो कहाँ गए थे, क्वीन विक्टोरिया के किंगडम में, स्कॉटलैंड में, ठीक है बेटा। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने एक पेटिशन दर्ज किया। उन्होंने बोला कि हमें अपने प्रोफेशन का एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, एक पहचान चाहिए। सेकंड थिंग, हमें अपने इस प्रोफेशन की रिस्पेक्टेबिलिटी चाहिए। तो फिर क्वीन विक्टोरिया के सुपरविजन और इसके सुपरविजन के अंडर एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया इन द ईयर 1854, ठीक है बेटा, जहां पे अकाउंटेंट्स को रिकॉग्नाइजेशन एंड रेस्पेक्टेबिलिटी मिली इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये पहला डेवलपमेंट था अगर हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन स्कॉटलैंड अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन द ईयर 1854। पहला चीज जो आपको याद रखना है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद सिलसिला यहां ही खत्म नहीं हुआ बेटा। उसके बाद और एक कंट्री जिसका नाम इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड एंड वेल्स का अगेन कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने भी एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया। द इंस्टीट्यूशन वाज नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसका नाम क्या रखा गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बेटा मैं आपको क्यों ये बार बार याद दिला रहा हूं, द क्वेश्चन में भी आस्क्ड, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड एंड वेल्स ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है बेटा। किस ईयर में इन्होंने बनाया था, तो ये 1854 में ये इन्वेंशन हुई थी, ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था। दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1880। कब बनाया गया था इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कहां पे, इंग्लैंड एंड वेल्स में इन द ईयर 1880, जिसका नाम रखा गया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स। अब तो इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया था, यही मकसद था इंग्लैंड में भी, ताकि इंस्टीट्यूशन हम इसीलिए बनाए, पॉलिसीज फ्रेम आउट कर लेंगे, प्रोसीजर्स बना लेंगे, मेथड्स, जितना भी हम बिजनेस में फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम वो रूल्स बनाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट खत्म नहीं हुआ। उसके बाद और एक कंट्री आई, अमेरिका, क्योंकि ये पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। इन्होंने क्या किया, अमेरिकन, जिसका इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, देन इंस्टीट्यूशन वाज नेम्ड एज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। Institute of Certified Public Accountants and which was established in the year, बेटा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इन द ईयर 1887, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है यहां से।
तो अमेरिका ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया? द इंस्टीट्यूशन वाज नेम्ड एज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है आपके, यानी कि आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है बेटा। तो इस इंस्टीट्यूशन को कब बनाया गया? इन द ईयर 1887। 1887 में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। द इंस्टीट्यूशन वाज नेम्ड एज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अब इंडिया पे बारी आती है। अब देखिए इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इंडिया ने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1949। 1949 में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया हिंदुस्तान में जिसका नाम रखा गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और किस एक्ट के तहत? अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। ये मैं लिख के रखूंगा, अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। देखिए इंस्टीट्यूट भी उसी साल बना गया, इसका मतलब एक्ट पहले बन गया, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल जुलाई में अगर हमने इंस्टीट्यूशन बना लिया, इसका मतलब जैन फेब इस टाइम में हमने क्या, इससे पहले हमने पहले एक्ट बना दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। फिर उसके बाद हमने इंस्टीट्यूशन बनाया जुलाई में 1949 में। अगर वहां पे क्वेश्चन आया व्हेन वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1949, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक्ट क्या है? 1949। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है बेटा। मगर यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है, इसको, इस एक्ट को, इस इंस्टीट्यूट को किसने एनेक्ट किया? इट वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। किसने इसको एनेक्ट किया? इट वाज एनेक्टेड बाय इट मींस कि ये जो इंस्टीट्यूशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ने बनाया, इन्होंने तो बनाया मगर अप्रूवल कहां से मिला? पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट इज द गवर्निंग बॉडी, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इसके लिए एक गवर्निंग काउंसिल बनाया गया। इसके लिए क्या था? एक गवर्निंग काउंसिल था। अब गवर्निंग काउंसिल होता क्या है? गवर्निंग काउंसिल का काम क्या होता है? देखो गवर्निंग काउंसिल का काम होता है जितना भी वर्किंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं, चाहे वो कोई रूल बना रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो ये गवर्निंग काउंसिल गवर्न कर रहा है, इनको वक्त वक्त पे मैनेजमेंट दे रहा है, उनको बता रहा है क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, या कोई भी रूल ये जो बना रहे हैं ना, तो फाइनली गवर्निंग काउंसिल उसको अप्रूव कर रहा है, ठीक है बेटा। अब गवर्निंग काउंसिल में आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है, दैट इज इसमें 40 मेंबर्स थे। इसमें कितने? इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 40 मेंबर्स। कौन? गवर्निंग काउंसिल, ठीक है बेटा। जो 32 मेंबर्स थे बेटा वो काउंसिल के थे, वो काउंसिल के थे, और जो हमारे 8 मेंबर्स थे वो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। ये आपको याद रखना है। यानी कि अब सिंपल जो आपको याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जो इंस्टीट्यूशन फ्रेम आउट किया गया, दैट वाज इन जुलाई 1949 अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, क्योंकि यहां पे मैंने बोला कि ये पहले एक्ट बनाया गया, फिर जुलाई में हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, ठीक है बेटा। और इट वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, मींस कि जितनी भी मतलब जितना भी पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये चीज़ें, ये तो रिसर्च करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च के बाद जो चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं वो कहाँ भेजते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है? गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल किसको गवर्न करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 40 मेंबर्स। 32 तो काउंसिल के अपने होते हैं और 8 मेंबर विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। ये हमारा रहा इंस्टीट्यूशन। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में बताऊं आपको, वो मे भी वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर। इन इंडिया हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग? इंडिया में फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? जिसको हम कहते हैं श्री K.S. अय्यर, श्री कुमार सुब्रमण्यम अय्यर।
ही इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया। अगर मैं श्री कुमार सुब्रमण्यम अय्यर की बात करूं बेटा, तो इसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। अकाउंटिंग में इसने बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो रूल्स की बात हो, चाहे वो रेगुलेशंस की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो। अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो इसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है अकाउंटिंग फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में। ठीक है बेटा, तो अगर आपको क्वेश्चन वहाँ पे आया इन इंडिया हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग, श्री कुमार सुब्रमण्यम अय्यर इज कंसिडर्ड या इज फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया। ठीक है बेटा, चलिए ये तो हमारे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स यहाँ पे खत्म हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज योर ब्रांच डेवलपमेंट्स। अब देखिए, अब ब्रांच डेवलपमेंट्स का मकसद क्या था? सर बिजनेस का मकसद था, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना था, तो वो तो हमने मॉडर्न अकाउंटिंग से सीखा। सर अब क्यों हमें ब्रांच पढ़ने, और क्या ज़रूरत है और ब्रांच लाने की? देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम मॉडर्न अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मॉडर्न अकाउंटिंग में हमने सीखा था एक चीज़ को डेबिट एंड क्रेडिट से रिकॉर्ड करना, फिर उसी से हम लेजर बनाते, फिर उसी से हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर उसी से हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते, जहाँ से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट, और हो गया था ख़त्म। ये इतना ही होता था बिजनेस में। बट व्हाट वाज द नीड? ब्रांच क्यों लाई गई? क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांच, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात हम करें, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग की हम बात करें, चाहे वो टैक्स अकाउंटिंग की बात करें, चाहे वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग की बात करें, चाहे वो ग्रीन और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की बात करें, चाहे वो सोशल अकाउंटिंग की बात करें, चाहे वो टैक्स अकाउंटिंग की बात करें, देयर वर नंबर ऑफ ब्रांच दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अकाउंटिंग। बहुत सारे ऐसे ब्रांच है, नॉर्मली 10 ब्रांच मतलब जो अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस किए गए। अब यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम पढ़ ही रहे आ रहे, उसके बारे में हमने बहुत पढ़ा हुआ। अब यहाँ पे अगर हम जिक्र करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ब्रांच जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देखिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहला डिपार्टमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं यहां पे जो ब्रांच इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सर क्या जरूरत है हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन करने की? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है बेटा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपको यह याद रखनी है, जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स सिंपली बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग। हम किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग का। हम जिक्र कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं नेचुरल पर्सन का। इट हैज बीन रिसर्चड फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर्स। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स होंगे, आपके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी होंगी, ठीक है बेटा, यही चीजें काफी नहीं आपके बिजनेस को रन करने के लिए। कहने का मकसद यह है कि अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो, अगर आपके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, मगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इट मीन्स कि आपके जितने भी फाइनेंशियल एंड जितने भी टेक्निकल रिसोर्स है वो बेटा वेस्ट है, उनका कोई यूज ही नहीं है। जब तक ना हमारे पास स्किलफुल लेबर हो, जब तक ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हो। तो यहां पे कहा गया कि ह्यूमन रिसोर्स इज एन इंपॉर्टेंट एसेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट एसेट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर ह्यूमन रिसोर्स आपके पास नहीं है तो इसका मतलब हम बिजनेस को नहीं कर सकते, यानी हम बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते विदाउट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए हमें ह्यूमंस चाहिए। अगर आपके पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज है तो बड़ी टेक्नोलॉजीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास ह्यूमंस की जरूरत होती है। जितनी भी बड़ी मशीनरी हो उसको सुबह आके ऑन ऑफ तो करना ही पड़ेगा, सुबह ऑन शाम को ऑफ, ये करना ही पड़ेगा। हमें रिसोर्स तो उसमें डालने ही पड़ेंगे और इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट एसेट हमारे फर्म में होता है। या जब कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चर करते हो, उस चीज को लोगों तक पहुंचाना, वो चीज लोगों को समझाना, वो एक इंसान ही कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स इज एन इंपॉर्टेंट एसेट। बट अगर हम देखेंगे
जैसे कि हम अपने बैलेंस शीट में बिल्डिंग की बात करेंगे, कैश की बात करेंगे, हम स्टॉक की बात करेंगे, हम अपने प्लांट की बात करेंगे, हम मशीनरी की बात करेंगे। आप ये हर एक चीज़ बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखोगे, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। बट अगर सर आप कह रहे हो कि ह्यूमन रिसोर्स भी एक इंपॉर्टेंट एसेट है, तो इसको हमारे बैलेंस शीट में क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? बेटा सबसे पहले अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा जहां पे मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाया था। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मैंने आपको यही सिखाया। सबसे पहला चीज जो मैंने आपको बताया था दैट वाज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में मैंने लास्ट फीचर जो बताया, मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन के 4 फीचर्स होते हैं। लास्ट फीचर वाज फाइनेंशियल नेचर, कि ट्रांजैक्शन वही ट्रांजैक्शन आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लो जिस ट्रांजैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड मत ही कर लो जिसको हम मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी ना। मैंने वहां पे एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि अगर आपके पास कोई मशीनरी है, अगर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दे रहे हो तो डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो। बट अगर आपके पास स्किलफुल लेबर हो और उसकी डेथ होती है या उसका कुछ भी हो रहा है एक लेबर के साथ, फॉर एग्जाम्पल उसके स्किल्स इंक्रीज हो रहे हैं, या एक लेबर की डेथ अगर हो रही है, वहां पे मैंने ये बताया था कि उसको हम रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। बिकॉज कहा जाता है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको हम फाइनेंशियल मॉनिटरिकल ट्रांजैक्शन यानी कि मॉनिटरी में हम मेजर नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन हम ह्यूमन रिसोर्स को क्यों बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है बेटा, चलिए अब सबसे पहला चीज जो हम इसमें देखेंगे ये देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कब इंट्रोड्यूस किया गया, व्हेन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अगर मैं बेटा बोलूं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 60s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है बेटा, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? क्योंकि आपको अगर पता होगा द ओनली डेवलप्ड कंट्री इन ह्यूमन रिसोर्स इज सिंगापुर, जो अभी भी ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो सिंगापुर वाज द कंट्री जिसने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को क्या डेवलप किया था। सिंगापुर वाज अ कंट्री जिसने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को डेवलप किया था, बनाया था। ठीक है बेटा, इन मिड 60s। तो और एक चीज जो आपको यहां पे याद रखनी है, विच वर द फर्स्ट रीजन्स विच हैज अडॉप्टेड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो यहां पे जो फर्स्ट रीजन थे, पहले कौन कौन रीजन है? एक तो नॉर्थ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ एशिया। Two regions earlier which has adopted in business in their accounting, that was human resource accounting, was North America and South Asia. ठीक है बेटा, ये first two regions, first region in terms of adopting ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये फर्स्ट रीजन है जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया था। ठीक है बेटा, तो व्हेन वाज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डेवलप्ड? इन मिड 60s में इसको डेवलप किया गया था। किस कंट्री ने इसको डेवलप किया था? सिंगापुर वाज द कंट्री वाज डेवलप्ड। एंड what were the first who were the first regions who adopted human resource accounting? एक तो आपका नॉर्थ अमेरिका, एक तो आपका साउथ एशिया। ये सबसे पहले चीज़ है जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद चूंकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का वजह था कि हम इसको बैलेंस शीट में क्यों रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसके ऊपर अब रिसर्च होने वाली है। इसके ऊपर फिर रिसर्च हुई। हु आर द फर्स्ट रिसर्चर्स जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऊपर रिसर्च किया, कहा कि इसको अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो कॉमन सेंस की बात है, बिजनेस उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करती है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये हमारी बिजनेस जो होती है ये उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड, या अकाउंटिंग उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करती है जहाँ पे मनी हो, एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, और जहाँ पे मनी इन्वॉल्व ना हो, जिस चीज़ को हम मनी में मेजर ही नहीं कर सकते उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स को तो हम मेजर नहीं कर सकते थे, बट क्या ऐसे कोई हथियार है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इज देयर एनी काइंड ऑफ मेजरिंग स्केल? क्या ऐसे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स है जहां पे हम ह्यूमन रिसोर्स को मेजर कर सकते हैं? ठीक है बेटा, अब देखिए कुछ रिसर्चर्स थे, मैं वो रिसर्चर्स का नाम लूंगा। सबसे पहला रिसर्चर था आर लिकर्ट। आर लिकर्ट था, सी पाइल था, और था एंड ली बोरोमेट था, who have first time conducted research
इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इन्होंने रिसर्च से क्या बताया, इन्होंने बोला कि हम ह्यूमन रिसोर्स को एज एन एसेट ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट में, तो एज पर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट। इन्हें बोला कि ह्यूमन रिसोर्स को आप दिखा दीजिए बैलेंस शीट में, एसेट साइड में किस कॉस्ट पे दिखाएंगे, एक्विजिशन कॉस्ट प्लस ह्यूमन रिसोर्स, एक्विजिशन कॉस्ट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये दो कॉस्ट पे आप ह्यूमन रिसोर्स को एज एन एसेट ट्रीट कीजिए बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं लगा, इट वाज नॉट दैट मच वर्केबल इन अकाउंटिंग। तो फिर उसके बाद फिर रिसर्च हुए, फिर रिसर्चर्स आए, उन्होंने उसमें क्या था, सी पाइल था, बोरोमेट था, उन्होंने फिर से रिसर्च किया। उन्होंने बोला कि हम एम्प्लॉय को एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे जितना भी उसने ड्यूरिंग द सर्विस सैलरी लिया होगा, प्लस जितना भी पेंशन उसका रहता है, यानी कि जितना भी पेंशन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेस ऑफ दैट एसेट। ठीक है बेटा, तो उसमें भी फिर उसके बाद लिमिटेशंस फाइंड आउट हुए। तो फिर फाइनली एक इंपॉर्टेंट रिसर्चर, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो आई, जिसका नाम था विलियम पैथी। जिसका नाम क्या था, विलियम पैथी। विलियम पैथी ने क्या किया था, विलियम पैथी वाज द फर्स्ट पर्सन who tried to calculate the value of human resource in terms of money. He was the first person in the year 1891. 1891 में इसने क्या किया था, he was the first person who tried, इसने कोशिश की, he tried to find out the value of human resource in terms of money. इसने कोशिश की बेटा। ठीक है बेटा, तो कोशिश क्या थी, इसने कोशिश की थी यही कि ह्यूमन रिसोर्स का जो वैल्यू है मैं उसको मॉनेटरिकल टर्म्स में शो ऑफ कर सकूं। तो ये कुछ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का ये हिस्ट्री था, डेवलपमेंट था, क्यों इसको लाया गया, वाई इट हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन ब्रांच इन अकाउंटिंग, क्यों, क्या वजह थी, किस अकाउंटिंग क्यों हम इसको मानेंगे एज एन अकाउंटिंग, दैट वाज द रीज़न था कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन एसेट। तो बाकी हमें कुछ और कंसेप्ट इसमें पढ़ने हैं, कुछ और ब्रांच हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ब्रांच आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।